हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जब इंडिया में आया था तो काफ़ी ज़्यादा ही अपना दबदबा बना लिया था अपने पूरे मार्केट में। लेकिन आज के टाइम पर उस कंपनी के बारे में शायद ही लोग कभी बात करते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बाज़ार कंपनी के बारे में, जो कि फ्यूचर ग्रुप का एक सब्सिडरी ब्रांड था। ये कंपनी जब इंडिया में आई थी तो इंडिया की रिटेल मार्केट में एक अजीब सा दबदबा बना के बैठी हुई थी। इसके सामने कोई टिक नहीं पाता था क्योंकि ये ऐसे एक्साइटिंग ऑफ़र, ऐसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता था लोगों को, जो कि शायद ही कोई कंपनी पहले कराती थी। जिसकी वजह से ये कंपनी अपने टाइम पर एक काफ़ी लोकप्रिय कंपनी बन गई थी। पर आज की डेट में इस कंपनी के बारे में शायद ही कोई बात करता है, क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी एक तरह से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे बिग बाज़ार का राइज़ हुआ इंडिया में और कैसे वो डाउनफॉल की तरफ गया, और किन किन चीज़ों का सामना करके ये कंपनी एक टाइम पर अपना इतना ब्रांड वैल्यू बना के रखी हुई थी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बिग बाज़ार के इनिशियल टाइम के बारे में, तो इस कंपनी की शुरुआत 2001 में हुई थी, जो कि फ्यूचर ग्रुप का एक सब्सिडरी ब्रांड भी है और जिसके मालिक है किशोर भयानी। और 2001 में ये इस कंपनी ने ही सबसे पहली बार इंडिया में हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो कि ऑफर करता था एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को एक सिंगल रूफ के अंडर ही और एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर। शुरू से ही बिग बाज़ार का जो सबसे बड़ा टारगेटेड ऑडियंस रही है वो है मिडिल क्लास आदमी, जो कि अच्छा प्रोडक्ट तो ख़रीदना चाहते हैं पर अच्छे दाम, कम दाम पर अच्छा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, जिसके लिए बिग बाज़ार काफ़ी अच्छा ऑफ़र प्रोवाइड करता था। और ऐसे ही लोगों के लिए बिग बाज़ार एक काफ़ी अच्छी जगह, एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया, जहाँ पे लोग कम दाम में भी एक अच्छे से अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद पाते थे। और एक तरह से देखा जाए तो बिग बाज़ार के लिए क्लास ऑडियंस को टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी था, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम जो ऑडियंसेस हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। उनके पास इतने ही पैसे हैं कि वो बजट में खर्च करके अच्छे सामान खरीद सकते हैं। वो ज़्यादा खर्च करके ढेर सारे सामान नहीं खरीद सकते। ऐसे लोगों के लिए बिग बाज़ार एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाता था, जिसकी वजह से शुरुआती टाइम पर बिग बाज़ार की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के आदमी भी इसके स्टोर पे जाकर कई सारे अपने डेली यूजेस के गुड्स को खरीदने लगे। और देखते ही देखते समय के साथ बिग बाज़ार और भी ज़्यादा फेमस होता गया और लगभग हर मिडिल क्लास आदमी ने एक ना एक बार तो बिग बाज़ार से जाकर शॉपिंग जरूर की होगी। इसके अलावा बिग बाज़ार ने कई सारे मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए थे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आया, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके अपने स्टोर की तरफ। अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देना शुरू किए थे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ही कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखती थी। यानी कि जहाँ से भी ये लोग कस्टमर को जैसे तैसे भी खोज के ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव डिस्काउंट दे सकें और अलग अलग कैंपेन के थ्रू लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, ताकि इनकी सेल्स बढ़ते जाए। यही सारे कारण थे जिसकी वजह से ये कंपनी मिडिल क्लास लोगों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। लेकिन इसके अलावा भी इस कंपनी के सक्सेस के कई और भी फैक्टर्स थे। शुरू में इस कंपनी ने अपने आप को इस तरीके से प्रमोट किया जैसे कि ये एक वन स्टॉप शॉप है। यहाँ पे आदमी जाकर के अपने एवरीडे नीड्स को खरीद सकता है। इसके अलावा इस कंपनी ने एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया कि जो लोग भी अपने खुद से प्रोडक्ट बनाते थे वो लोग को भी मौका दिया कि इस स्टोर पे आके अपने प्रोडक्ट रख सके और लोगों की नज़र में अपने प्रोडक्ट को ला सके। हालांकि इसके लिए बिग बाज़ार उन प्राइवेट कंपनीज से कुछ अमाउंट भी चार्ज करती थी उनके प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में रखने के लिए। और साथ ही साथ बिग बाज़ार ने जब अपने शुरू में एक्सपेंशन शुरू किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते थे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, जहाँ की इस तरीके के स्टोर्स जो कि ऑर्गेनाइज रिटेल शॉप होते हैं वो काफ़ी कम होते थे या फिर हार्डली ही अवेलेबल होते थे। ऐसे जगहों में बिग बाज़ार ने अपने आप को एक्सपेंड किया ताकि इनके कस्टमर्स और ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ सकें। इसी के साथ बिग बाज़ार को अपने पूरी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जिसमें से एक ऐसी चैलेंज भी आया इनके सामने जिसे मान सकते हैं आप कि इसने बिग बाज़ार की पॉपुलैरिटी को एकदम 50 से 60% तक डाउन कर दिया। वो था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इंडिया में राइज करना और ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विसेज का इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना। कॉमर्स प्लेटफॉर्म आने की वजह से जहाँ पे बिग बाज़ार ये चीज़ को चैलेंज करता था कि आप एक ही स्टोर के अंदर आकर के ढेर सारा सामान खरीद सकते, तो वही ई कॉमर्स अब ये चीज़ लोगों को देने लगा कि अब आदमी अपने फ़ोन से ही कोई भी अपना आइटम खरीद सकता है और उसे डिलीवर कर दिया जाएगा उनके घर पर, और काफ़ी कम ही पैसे उनसे डिलीवरी चार्जेस लिए जाएंगे। और कई सारे ई कॉमर्स कंपनीज तो कई सारे प्रोडक्ट्स में डिलीवरी चार्जेस लेते भी नहीं, क्योंकि उसमें इंक्लूडेड हो जाता है।
और ये ई कॉमर्स का राइज बिग बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है और इसकी वजह से बिग बाज़ार की ग्रोथ सडनली डाउन होने लगी, क्योंकि बिग बाज़ार ने ही इंडिया में हाइपर मार्केट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लेकर आया था। लेकिन इंडिया के बदलते कंज्यूमर बिहेवियर के कारण इस बिग बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप को मोनेटाइज्ड रखने के लिए, क्योंकि समय के साथ लोगों का सामान खरीदने का एक्सपीरियंस तरीका बदलता जा रहा था। इसकी वजह से बिग बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा और शायद बिग बाज़ार इन सभी चीज़ों को तेज़ी से अडेप्ट नहीं कर सका, जिसकी वजह से आज बिग बाज़ार काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। धीरे धीरे करके बिग बाज़ार का जो फुटफॉल था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाते जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा था। सिर्फ लॉयल कस्टमर्स थे जो कि आते थे, लेकिन अब लॉयल कस्टमर भी आके कितने दिन तक लॉयल रहेंगे, उन्हें भी अपने सहूलियत के हिसाब से सामान खरीदना होता है। अब बिग बाज़ार का जब डाउनफॉल होने लगा तो कई सारे कंपनीज जो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखते थे वो भी अपना प्रोडक्ट को वहाँ से शिफ्ट करके ऑनलाइन मार्केट में लेके चले गए। अब लोगों का एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स के साथ था, ना कि बिग बाज़ार कंपनी के साथ था, जिसकी वजह से बिग बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। और इतने ज़्यादा डाउनफॉल देखने के बाद आखिर में फ्यूचर ग्रुप ने डिसाइड किया कि अब बिग बाज़ार को बेच देना चाहिए और 2020 में फिर रिलायंस कंपनी ने जाकर के बिग बाज़ार को अक्वायर कर लिया $3.36 बिलियन में, यानी कि 24,713 करोड़ रुपए में रिलायंस कंपनी ने बिग बाज़ार को खरीद लिया। और उसके बाद बिग बाज़ार का नाम बदल करके उन लोगों ने रिलायंस रिटेल या फिर स्मार्ट बाज़ार कर दिया और आज ये कंपनी रिलायंस कंपनी चला रही है, जबकि इसके पहले मालिक फ्यूचर ग्रुप यानी कि किशोर भयानी से, लेकिन अब इसके मालिक हो गए रिलायंस कंपनी यानी कि मुकेश अंबानी। तो ये थी बिग बाज़ार की राइज एंड डाउनफॉल स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।